नमस्कार साथियों। आज के इस ऊर्जा से भरे और बेहद विस्तृत करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के सेशन में हम 14 मई 2026 के हर उस महत्वपूर्ण खबर का एकदम डीप और लॉजिकल विश्लेषण करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाली है। मेरा आपसे वादा है कि हम यहाँ बैठकर सिर्फ फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट की गहराई में जाकर उसे समझेंगे, ताकि एग्जाम में कैसा भी घुमावदार सवाल आ जाए आप आसानी से उसे सॉल्व कर लें। तो चलिए, अपने पेन और पेपर तैयार कर लीजिए और पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एक्सप्लेनर। अब चीजों को याद रखना आसान बनाने के लिए हमने आज की सभी खबरों को इन 5 क्लियर और लॉजिकल थीम्स में बांट दिया है। राजव्यवस्था, ग्लोबल समिट्स, इकोनॉमी, पर्यावरण और अंत में हमारा सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए बिना देरी किए गोता लगाते हैं हमारी पहली थीम में, जो है राजव्यवस्था और शासन। यहाँ हम स्टेट लीडरशिप, एजुकेशन स्कीम्स और एक बहुत ही टॉप इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पुडुचेरी से। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में एन रंगास्वामी जी ने शपथ ली है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनका लगातार 5वां कार्यकाल है। 76 वर्षीय इस अनुभवी नेता ने वाकई एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब यहाँ एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा? वो पूछेगा इनकी पार्टी का नाम। याद रखिएगा, इनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। इसे गलती से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस मत समझ लीजिएगा। अब आते हैं पुडुचेरी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर। पुडुचेरी भारत के उन गिने चुने केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहां अपनी खुद की विधानसभा है। यहाँ टोटल 30 निर्वाचित और 3 मनोनीत सीटें हैं। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन जी ने उन्हें शपथ दिलाई है। और हाँ, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सिर्फ एक सीट है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। चलिए अब राज्यों से निकलकर सीधे केंद्र की ओर चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव असल में करता कौन है? वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो नए डायरेक्टर की खोज जोरों पर है। और यकीन मानिए, एग्जाम बोर्ड्स का ये सबसे फेवरेट सवाल होता है कि इस हाई प्रोफाइल सिलेक्शन रूम के अंदर आखिर बैठता कौन कौन है। आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। इस चयन समिति में सिर्फ 3 मुख्य सदस्य होते हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री, जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, और आपको लगेगा कि सीबीआई तो होम मिनिस्ट्री के आसपास काम करती है, तो वो होंगे ही। पर नहीं, यही ट्रिक है। गृह मंत्री इस समिति का हिस्सा नहीं होते हैं। ये मुद्दा आजकल काफी गर्म भी है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर एक डिसेंट नोट या असहमति पत्र दिया है। उनका कहना था कि 69 उम्मीदवारों के नाम सीधे मीटिंग में टेबल कर दिए गए। इसलिए इस कमेटी का ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बड़ी खबर सीधे हमारी स्कूली शिक्षा से आ रही है। केंद्र सरकार ने देश की 2 सबसे बड़ी एजुकेशन स्कीम्स को अस्थायी तौर पर 30 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहली है समग्र शिक्षा योजना, जो 2018 में आई थी। इसे 94,283 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ एक्सटेंड किया गया है, जिसका फोकस स्कूलों की ओवरऑल क्वालिटी पर है। दूसरी है पीएम पोषण योजना, जिसे आप पहले मिड डे मील के नाम से जानते थे। इसके लिए 370 करोड़ का बजट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई, इसे सिर्फ सितंबर 2026 तक ही क्यों बढ़ाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार अभी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो रिकमेंडेशंस आएंगी, इन्हें आगे के लिए परमानेंट विस्तार मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो है ग्लोबल समिट्स और लीडर्स। यहाँ हम सीधा चलेंगे नई दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स समिट और ईस्ट अफ्रीका के एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव की तरफ। ब्रिक्स का एवोल्यूशन देखिए, ये बहुत ही शानदार टाइमलाइन है। 2006 में जब ये बना तो ये सिर्फ ब्रिक था, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा और ये बन गया ब्रिक्स। 2024 में इसका एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, जब इसमें 5 नए सदस्य जुड़ गए। 2025 में इंडोनेशिया भी इस परिवार का हिस्सा बन गया। यानी ये 4 देशों से बढ़कर अब 11 देशों का एक मजबूत समूह बन चुका है। और सबसे गर्व की बात, 2026 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारा भारत नई दिल्ली में कर रहा है। आज ही हमारे विदेश मंत्री इस ग्रुप के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसका मुख्य मुद्दा है मिडिल ईस्ट का बढ़ता हुआ तनाव। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। 71.65%। ये वोट शेयर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। ये कहानी है युगांडा की। वहां के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने इतने विशाल मतों के साथ अपना 7वां कार्यकाल पक्का कर लिया है।
आप जरा सोच कर देखिए, वो 1986 से सत्ता में है, मतलब पिछले 40 सालों से युगांडा पर उनका राज है। ये अफ्रीका महाद्वीप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शासनों में से एक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको युगांडा की राजधानी कंपाला और वहां स्थित मशहूर लेक विक्टोरिया भी याद रखनी चाहिए। चलिए अब शिफ्ट करते हैं अपनी तीसरी थीम पर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और हेल्थ। शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसने पूरे बाजार में तहलका मचा रखा है, और वो है सोने के आयात शुल्क में भारी उछाल। इस टेबल को जरा ध्यान से समझिए। सरकार ने सोने पर इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ को सीधा 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। कैसे? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पहले 5% थी उसे 10% कर दिया, और जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1% था उसे बढ़ाकर 5% कर दिया। टोटल हो गया 15%। अब आप पूछेंगे, सर ऐसा अचानक क्यों किया गया? इसके पीछे पक्का इकोनॉमिक लॉजिक है। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड बायर है, और सोना खरीदने के लिए हमें भारी मात्रा में अपने डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब वेस्ट एशिया के संकट के कारण कच्चा तेल पहले ही बहुत महंगा चल रहा है। ऐसे में अपने डॉलर रिजर्व को बचाने और रुपए को कमजोर होने से रोकने के लिए सरकार ने सोने को महंगा कर दिया है, ताकि लोग विदेशों से सोना कम मंगाएं। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं हमारे किसानों और कृषि की। CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, उसकी सिफारिशों पर सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, और ये 2026-27 के सीजन के लिए है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा जंप आया है वो है सूरजमुखी के बीज पर। इस पर 622 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद कपास पर 557 रुपये और तिल पर 500 रुपये की वृद्धि हुई है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनेगा कि इस बार खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा MSP हाइक किस फसल पर मिला है, तो आपका जवाब होगा सूरजमुखी। कृषि और स्वास्थ्य को जोड़ने वाला एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सेहत मिशन। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ICMR और ICAR दोनों का एक जॉइंट मिशन है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, कृषि के तरीकों को सुधारना और किसानों की आय बढ़ाना। स्टेप 2, हमारी फसलों में पोषण के स्तर को और बेहतर करना। और स्टेप 3, जब अच्छा पोषण मिलेगा तो जाहिर है पब्लिक हेल्थ सुधरेगी और बीमारियों से बचाव होगा। मतलब ये मिशन खेत में काम करने वाले किसान की सेहत से लेके शहर में खाना खाने वाले नागरिक तक सबको कनेक्ट करता है। हमारी चौथी थीम है पर्यावरण और संस्कृति। यहाँ हम बात करेंगे इकोलॉजी के एक बहुत ही क्रिटिकल दिन की और कर्नाटका के एक बेहद वाइब्रेंट फेस्टिवल की। इस कोट को देखिए, एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। ये इस साल के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में लोगों से गलत हो जाता है। ये दिन साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मनाया जाता है। जी हाँ, ये हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल ये 9 मई और 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु में ये पक्षी अपना प्रवास शुरू करते हैं और शरद ऋतु में वो वापस लौटते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन प्रवासी पक्षियों का इकोलॉजिकल सफर हमारे पर्यावरण के लिए कितना क्रिटिकल है। अब चलते हैं कर्नाटक के कोप्पल जिले में, जहां कनकगिरी उत्सव 2026 की रौनक छाई हुई है। ये जगह अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। इस उत्सव का मेन पर्पस है वहां की लोकल हेरिटेज को प्रमोट करना। लेकिन इस बार का उत्सव थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ एक शानदार ड्रोन शो आयोजित किया जा रहा है जो कि मशहूर मैसूर दशहरा से इंस्पायर्ड है। मतलब हमारी पुरानी कला और संस्कृति के साथ साथ अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी एक बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले कि हम अपने रैपिड फायर रिवीजन की तरफ दौड़े, मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम हैक बताना चाहता हूँ। देखिए, 1 डे एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग आपका बहुत टाइम खाते हैं, लेकिन अगर आपकी जनरल स्टडीज यानी GS पर पकड़ मजबूत है तो आप सवाल देखते ही 2 सेकंड में आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यही आपका अल्टीमेट शॉर्टकट है। अगर आप एक 100 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब गियर चेंज करते हैं और आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन पर, रैपिड फायर रिवीजन। फुल स्पीड में कल के सारे करंट अफेयर्स को अपनी परमानेंट मेमोरी में लॉक कर लीजिए। इन 1 लाइनर्स को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को उनका दूसरा कार्यकाल मिल गया है। भारत का सबसे पहला लो एमिशन जोन कहाँ बन रहा है? पुणे में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना है? सऊदी अरब। भारत का UPI अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? त्रिनिदाद और टोबैगो।
और चर्चा में रहने वाला देश का सबसे पुराना तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। रैपिड फायर को कंटिन्यू रखते हैं। इस बार का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 बेहतरीन नर्सिंग प्रोफेशनल्स को मिला है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। वैज्ञानिक कुलजीत कौर मरहास उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने लीगल रिसर्च के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सुहास। सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भलाई के लिए 1% का सोशल सिक्योरिटी सेस लगाया है। और समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का संबंध किस वेसल से है? वो है INSV त्रिवेणी। रिवीजन को इन 3 ज्योग्राफिकल मार्कर्स के साथ खत्म करते हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी हैं। गलाथिया बे, जहां एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। और भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहाँ बन रही है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये डीप एनालिसिस पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए ये 3 बर्निंग क्वेश्चंस छोड़कर जा रहा हूँ। पहला, पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नाम पर मत जाइएगा, थोड़ा सोचिएगा। दूसरा, वो कौन सा राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए एक अलग एल्डरी बजट की घोषणा की है? और तीसरा, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विनर कौन बना है? मुझे इन तीनों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप में से कौन कौन अपनी तैयारी को लेकर एकदम सीरियस है। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए